मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। मंसूर साहब, ओमानी जो वफ्द है, डेलीगेशन जो है वो दोबारा से ईरान पहुंचा है और मतलब जॉइंट कंट्रोल की बात हो रही है। जो साबका MOU है पाकिस्तान की सालिसी में जो हुआ था उसमें तो ये कंट्रोल के हवाले से था कि 60 दिन बाद ओमान और जो आपका ईरान है मिलकर कुछ डिसाइड करेंगे क्या उसका मैकेनिज्म बन सकता है। तो एक बार फिर से ओमानी डेलीगेशन का वहाँ जाना कोई लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू या दोबारा से उसको बहाल होना या कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है मामला, क्योंकि 13 रोज से मुसलसल हमले जारी हैं ईरान पर। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जहां तक तो इस आबनाए हॉर्मुज के हवाले से इस वक्त जो क्राइसिस पैदा हुआ है उसके हल की कोशिशों का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान जो है वो रिलेटिवली जो एक एरोगेंस का मुजाहरा कर रहे हैं वही इस सारे मामले को आगे ना बढ़ने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इससे पहले आपको याद होगा कि इराकी वजीर आजम ने भी कुछ इसी नौयत की मुज़ाकरात की या कुछ ताउन की पेशकश की थी, और साथ अभी जो ओमानी वफद आया है, यही असल में प्रॉब्लम है कि ओमान को एक ऐसे अल्टरनेट रूट के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी कि जिसकी वजह से ये सारा तनाज़ा पैदा हुआ है। और ऐसे में ओमान जो है वो उससे कम से कम ईरान के लिए कोई फेवरेबल एंगल जो है मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो मिलना मुश्किल है, क्योंकि ओमान का जो अपना जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इस खत्ते के हवाले से वो बड़े डिफरेंट और डाइवर्जेंट किस्म के हैं। उसमें वो बाज़ औक़ात आपको अमेरिकन कैंप के अंदर दिखाई देते हैं, उनकी बेसेस भी वहाँ मौजूद हैं, बाज़ औक़ात वो इसराइल के साथ तालमेल करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में उनका यानी इस वक्त कोई कैटेगोरिकली ये बात कहना कि इस वक्त ओमान जो है वो क्या चाहता है वो हकीकी मानों में, क्योंकि ओमान का जो इस वक्त डिप्लोमेटिक या उसका जो एक पॉलिटिकल वेट है रीजन के अंदर वो कोई इतना ज्यादा हैवी वेट नहीं है, और ना ही उनका कोई ऐसा पर्टिकुलर एजेंडा है इस रीजन के हवाले से। वो एक पीसफुल किस्म के आप कह लीजिए GCC कंट्री के तौर पे इस रीजन में जो है वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा एडवेंचरस किस्म का जो मैकेनिज्म ईरान के जहन में है, और खासतौर पे जॉइंट कंट्रोल के हवाले से अगर वो हुआ भी तो वो फिर अमेरिका की शराइत पर ओमान जो है वो कोई ऐसा मैकेनिज्म एग्री करेगा, और वो यकीनन फिर ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं हुआ। तो ऐसे में वो ढाक के तीन पात ही दिखाई देते हैं। मतलब ये जो ओमान है वो GCC का भी रुकन है और साथ अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे टर्म्स हैं, तो उसका जो वेट होगा वो GCC और अमेरिका की जो मौक़िफ़ है उसकी की जानिब होगा। लेकिन अभी आपने जो जुमला इस्तेमाल किया ना, एरोगेंस जो है, चिश्ती साहब, एरोगेंस नज़र आ रही है ईरानियों के रवैये में। अभी मंसूर जाफर साहब ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है, अमेरिका में आवाज़ें उठ रही हैं, ट्रंप से सवालात हो रहे हैं कि रशियन कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, चाइनीज़ कुछ ना कुछ जो है सपोर्ट कर रहे हैं, सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ इंटेल मिल रहा है। आपका तजर्बा क्या कहता है? जी, मेरा ख्याल ये है कि ईरानियों ने अमेरिका की एरोगेंस पिछले 47 साल में देखी है। मैं हिस्टोरिकली साबित करने की कोशिश करता हूं मैं क्या कह रहा हूं। ये 1998 साल है, जुलाई का महीना है, शायद 4 तारीख है। ईरान का एक सिविल एयरलाइनर अमेरिकन शिप ने जो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकन शिप खड़ा था उसने एक मिसाइल मार के वो जहाज मार गिराया था। सिविलियन एयरलाइनर, 290 लोग अपनी जान से गए थे, 6 पाकिस्तानी भी उसमें जान से गए थे, 54 बच्चे भी अपनी जान से गए थे। और एरोगेंस का ये आलम था कि बजाय ये कहा जाए कि हमने गलती की, जॉर्ज बुश जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता हम माफी मांगे। $62 मिलियन कंपनसेशन दे दी थी, माफी नहीं मांगी थी अमेरिकन ने। ये एरोगेंस होती है। आप सोच सकते हैं कि ईरान ने अगर अमेरिका का जहाज मारा होता और 290 लोग जान से जाते तो क्या होना था फिर। यहाँ पे तो ये एरोगेंस थी। एरोगेंस ये होती है कि जब आप बहरिया को तबाह करें ईरान की और क्लेम करें कि हमने ईरान की बहरिया को तबाह कर दिया है, तो ये ना कहें कि हमने डिस्ट्रक्शन किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमने इतने जहाज उनके 60 या 160 समंदर की तह में पहुंचा दिए हैं, हम इन पर कब्जा भी कर सकते थे लेकिन हमें डुबो के ज्यादा मजा आता है। ये एरोगेंस नहीं तो क्या है? एरोगेंस ये नहीं तो क्या है कि 2015 में जब JCPOA साइन हुआ दिसंबर में, तो नवंबर 2013 में ये इंटरिम एग्रीमेंट हो गया था। यानी कि 25 महीने लगे इंटरिम एग्रीमेंट JCPOA, जिसके तहत ईरान ने 8 टन न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल दिया रूस को वॉलंटरली, बगैर जंग लड़े। उसके बाद कहा गया था कि आपसे सैंक्शन उठा ली जाएंगी, वो सैंक्शन नहीं उठाई गई। 25 महीने जिस मुआहदे को इंटरिम से लेकर फाइनल एग्रीमेंट तक लगे, 36 महीनों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने आने के बाद उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया और कहा कि इसको मानते ही नहीं है। और ये JCPOA सिर्फ स्टैंड लोन अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं था, उसमें इंग्लैंड भी शामिल था, उसमें जर्मनी भी शामिल था, उसमें यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे मुल्क शामिल थे, एज ए पार्टिसिपेंट शामिल थे। लेकिन फिर भी अमेरिका ने आउट ऑफ एरोगेंस ही बाहर फेंक दिया था। ये फरमा रहे हैं कि जिस तरह माजी में ईरान ने बर्दाश्त किया और बहुत सारी जगहों पर कह रहे हैं कि बैकवर्ड पर उसको जाना पड़ा, लेकिन दिस इज टाइम फॉर देम कि उन्होंने रियलाइज किया कि अभी हम आंखें दिखा सकते हैं अमेरिका को, मगरिब को। ठीक हो गया।
मंसूर जाफर साहब, जंग जो है वो फैलती हुई नज़र आ रही है। बाबुल मंदब जो है उसकी बंदिश और साथ में सऊदी अरेबिया पर और सऊदी अरेबिया का हूसियों को अटैक करना, क्या फोर्स ही कर रहे हैं कि मतलब इसराइल अब एक तमाशबीन की हैसियत से बाहर बैठा हुआ इस पूरी जंग में, किसी जगह उसका कोई पार्ट नहीं है। अमेरिकन ने भी 13 रोज़ बाद हमने जो है उनको भी बंद किया है, लेकिन ऑन द अदर साइड हूसी और साथ में जो सऊदीज है वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं। देखिए जी, इस वक्त हकीकी मानों में वो जो एक इल्ज़ाम थे दोनों फरीकों पे कि ये एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, खासतौर पर यमन के अंदर, जिस अंदाज से जो सऊदी हमायत याफ्ता है, जिसे बैन अवी तौर पर तस्लीम करदा हुकूमत कहा जाता है। अब सऊदी अरब का मौक़िफ़ ये है, जो वो हमले कर रहे हैं, कि ये तो बुनियादी तौर पे वो यमन जो जुनूब के अंदर बेस जो बैन अवी तौर पर तस्लीम करदा हुकूमत है, वो सना पर हमले कर रही है, हम तो नहीं कर रहे हैं। अब इसी किस्म का मौक़िफ़ जो है वो ईरान इख्तियार कर रहा है कि ये तो हूसी हमले कर रहे हैं, इसका हमारे साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। और इराक़ी साहब का भी आप स्टेटमेंट देखें, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को स्कॉट फ्री करने की कोशिश की है कि हमारा उसके साथ कोई लिंक नहीं है। और उसको कुछ हिस्टोरिकल उनके जो डिस्कॉर्ड चले आ रहे हैं, खासतौर पे जो 2015 के बाद और 17 और फिर 22 के अंदर कुछ माहदे हुए, जिसके तहत कुछ पाबंदियां मरहलावार हटाई जानी थी, उन बातों का शाखसाना करार दिया जा रहा है। तो ये जो मौजूदा क्राइसिस है उसके साथ तो उसे लिंकअप ही नहीं किया जा रहा। और यही वजह है कि इस वक्त आपके इल्म में होगा कि जब ये ईरान का सीज फायर का मामला तय पा रहा था, तो उस वक्त भी लबनान के मामले को और साथ दीगर जगहों पे जो जंग जारी थी, उनमें सीज फायर को भी क्लब करने की बात की जा रही थी। अब इसी तरीके से इस पूरे कज़िये के अंदर यमन का ये मौक़िफ़ है कि वो जो माजी के जो उनके साथ इस माहदात हैं या जो उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स थे, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उनको भी इस मौजूदा क्राइसिस के अंदर एक ही हल्ले में वो हल करवाना चाहते हैं कि जो चीज़ उस वक्त हल ना हो सकी, अब इसकी आड़ में हो जाए। अब ये है तो बड़ी टैक्टफुल किस्म की मूव, लेकिन इसके लिए जो टाइम चुना गया है, मैं समझता हूँ वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ऑलरेडी आप नए हॉर्मोज की बंदिश की वजह से आपके इल्म में है कि बैन अवी जो खासतौर पे शिपिंग लेन्स हैं, उनके लिए इस वक्त मुश्किलात हैं, और वो इस आप नए बिलाशुबा एनर्जी क्राइसिस दुनिया ने देखा, और जो दुनिया की इकॉनमी को जिस तरह से उसने हिलाकर रख दिया, वो दुनिया के सामने भी एक नया जो है तनाज़ा खड़ा हो रहा है। चीज़ आप जल्दी से इस पर कमेंट कीजिएगा, मुझे शो क्लोज करना है। सऊदी अरेबिया और हूसीज ये अब आमने सामने है, ईरान की प्रॉक्सी और सऊदी अरेबिया। क्या लगता है कि जंग मजीद फैल जाएगी रीजन में? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जी। ईरान ने बुनियादी तौर पर सिर्फ लेटरल एस्केलेशन नहीं की, बल्कि वर्टिकल वो भी की एस्केलेशन की है। जॉर्डन तक जो हमले किए हैं वो एक रीच दिखाना मकसद था। अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये बताना मकसद था कि हमारी नेवी और हमारा मिसाइल प्रोग्राम जो एलिमिनेट नहीं कर सके, वो अब वो एक न्यू डायमेंशन खोलना चाह रहे हैं बाय प्रेशराइजिंग सऊदी अरब, क्योंकि उनको पता है कि सऊदी अरब का बहुत ज्यादा एक मैंडेट भी बहुत ज्यादा है, उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है। और खास तौर पर अभी जो न्यूक्लियर पीसफुल ट्रांसमिशन की बात हो रही है कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी, उस पर वो सऊदी अरब को अंडर प्रेशर लाना चाह रहे हैं कि अगर आपने प्रो अमेरिका कोई बात की या अमेरिका से कोई डील की तो हम आपको कन्फ्रंट करेंगे। बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है एज पर द डिफेंस एग्रीमेंट दैट वी हैव विद सऊदी अरब। ठीक है, मतलब पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली मुश्किल पोजीशन बन जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोसेस मेंबर आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।